वेलकम टू रक्षा एकेडमी। सबसे पहले ऑनलाइन वालों को ये बताना चाहूंगा कि कल की जो हमारी क्लास थी वो माइक खराब होने की वजह से उसमें वॉइस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो बाकी हम री रिकॉर्ड कर रहे हैं। केवल दीपक शर्मा सर की जो क्लास है आपकी वो आपको संडे को मिलेगी, बाकी हिंदी और एथिक्स क्लास आपको कल एज यूजुअल मिल जाएगी या मिल चुकी होगी। जब तक ये वीडियो आपको अपलोड मिलेगा तब तक आपको क्लास मिल चुकी होगी। केवल दीपक शर्मा सर की क्लास, चूंकि वो छुट्टी पे है, तो आपकी परसों जब भी वो आएंगे तो वो क्लास हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अगले 2 दिन आपके केवल 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स आएंगे। हम लोगों ने कल जहां पर छोड़ा था हम वहीं से बात करते हैं। हमने जो छोड़ा था कहां पर, हमने पहला पॉइंट डाला था कि नीति शास्त्र को अध्ययन के तौर पर सबसे पहले उसमें हमने बात कही थी कि हम व्यवस्थित क्या करते हैं। क्या लिखा था यहां पे, पहला टॉपिक क्या लिखा था, पढ़ा किसी ने? क्या था? अवलोकन था, यानी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन। अब इसमें जल्दी से आप लोग रिपीट करके बताओ। मैंने यहाँ पे 4 आयाम बताए थे, 4 पॉइंट, जिनको हम साइड में लिखे लेते हैं क्योंकि उन्हीं के आधार पर अभी भी सारी बात होगी। पहला मैंने किस आधार पे बोला था? सामाजिक मूल लिखा था, क्या लिखा था, एक बार बताओ। सामाजिक रीतियां और नीतियां, ठीक है। पहला सामाजिक रीतियां था। दूसरा क्या लिखा था मैंने? संविधान। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल आपको पढ़ाते पढ़ाते ही ये चीज मतलब समझ में आई है यहाँ पे, और मुझे काफी हद तक समझ में आएगा। अगर पूरे नीति शास्त्र को इन तथ्यों पे हम जांचते रहें तो ना तो आपको केस स्टडी में कोई परेशानी आएगी और ना ही एथिक्स को लेके कहीं कोई आपके मन में शंका उत्पन्न होगी, है ना। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको कानून, और चौथा पॉइंट हमने क्या बताया था? नैतिक मूल्य या गुण, है ना। हमने यहां तक बात कर ली थी। ये बात हम किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे कि जब हम नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, नीति शास्त्र के द्वारा जो हमारा अध्ययन होता है, उस अध्ययन को करते वक्त हमें किन तथ्यों का ध्यान रखना है और हम नीति शास्त्र जो पढ़ रहे हैं वो किन कारणों से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमने कल जानी थी। काफी हमने सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर कल चर्चा की थी। आज सुबह भी हमने कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा की और आगे जाके भी हम चर्चा करेंगे। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जो ये लेक्चर पुराना देखे होंगे, जिन भी मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं वहां पर हम कहीं व्यक्तिगत किसी की बात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप ये नीति शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह आपको सिविल सेवक बनने के उपरांत जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उनको आपको निर्वहन कैसे करना है उसके आधार पे। तो कई बार क्या होता है हमारे बीच, जब हम आपको समझाते हैं तो वहां पे क्लैशेस होने की संभावना होती है। तो वहां पर आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, एक आपके ऐसे लोक सेवक, जो आदर्श लोक सेवक जो हो सकता है, उस आदर्श लोक सेवक के गुणों को बढ़ाया जा सके, इसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वरना हमें नीति शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है क्या? आदर्श लोक सेवक कौन होगा? जो नियमों में चलेगा, समाज की नीतियों को निभाएगा, संविधान और कानून का पालन करेगा, ठीक है, और साथ में जिसके अंदर नैतिक मूल्य भी होंगे, वही तो होगा लोक सेवक। अगर लोक सेवक की आपकी खासियत अगर देखी जाए तो इससे हम लोक सेवक की खासियत भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि लोक सेवक कैसा होना चाहिए। अब कल हमने जब व्यवस्थित अवलोकन के बारे में बात की थी तो अध्ययन का हम तरीका और आगे बढ़ाते हैं कि और अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं इन चीजों के बारे में। तो अगला पॉइंट जो आपके नोट्स में लिखा है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किनका और कैसे हमें अध्ययन करना है। इस पॉइंट को हम और आगे बढ़ा देते। व्यवस्थित अवलोकन तो हमने कर दिया है, लेकिन यहां पर हम क्या देखेंगे, हमें किनका अध्ययन करना है ताकि क्लैरिटी रहे आपके पास में, और कैसा अध्ययन करना है। ये क्लियर है? किनका मैं कल आपको मैंने रिपीट कराया था, जो लोग नए हैं वो भी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। हम किन किन लोगों का नीति शास्त्र में अध्ययन करेंगे? ऐसे लोग जो 7 साल की उम्र से ज्यादा है, पशु पक्षी नहीं है, जो नशे में नहीं है, जो विक्षिप्त नहीं है, और नशे में नहीं है, गुस्से में नहीं है, 0 से 7 वर्ष के हैं। एक चीज और, सबसे पहली बात, नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र आपका समाज शास्त्र का हिस्सा है, ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, नीति शास्त्र में हम किसका आकलन करते हैं? हम नीति शास्त्र में व्यक्ति के आचरण का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम व्यक्ति के आचरण का अध्ययन किस आधार पर करते हैं? सामाजिक आधार पर करते हैं। यानी कि यहां सामाजिक आधार से कहने का मेरा मतलब क्या है? व्यक्ति पर्सनली क्या सोच रहा है, इस आधार पर उसका अंतर नहीं होगा कि मैं ये सोचता हूं, नहीं,
समाज किस नजरिए से किस चीज को देखता है हम सोचते हैं। लेकिन यहां पे फिर आपके दिमाग क्वेश्चन बनेगा, ये समाज में तो कोई क्रूतियां हैं, तो हम समाज की बातें कैसे करें। इसीलिए समाज के अलावा फिर इन सब तथ्यों का भी हम आकलन कर लेते हैं साथ में। ये अगर इनमें से कहीं भी एक फैक्ट, जो मैंने कल बताया था, किसी निर्दोष को सजा हो सकती है अगर सिर्फ कानून के आधार पर आप जाओ, अगर सिर्फ संविधान के आधार पर जाओ तो भी किसी के साथ में गलत हो सकता है, सिर्फ सामाजिक रीतियों के साथ में जाओ तो भी गलत हो सकता है, और नैतिक मूल्यों के साथ भी जाओ तो भी कहीं ना कहीं किसी के साथ में गलत हो सकता है। यानी एक अधिकारी के तौर पर आप गलत हो सकते हो। जैसे कहा जाए नैतिक मूल्यों का अगर एग्जांपल मैंने कल नहीं दिया था, मैं आपको आज दे देता हूं कि सपोज आप एक अधिकारी हैं, मान लीजिए आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, और उस समय आपके नैतिक मूल्य क्या है। नैतिक मूल्य आपको यह सिखाते हैं कि आपको दूसरे के प्रति संवेदना रखना है, ठीक है, दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी है, उनके कष्ट को समझना है। लेकिन वास्तविकता में जब आप एक अधिकारी होते हो तो आपको आपके कर्मों का निर्वहन भी करना पड़ता है ना। तो उस समय आपके सामने ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि जहां पर जो आपके नैतिक मूल्य हैं, जो संवेदना है, जो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा पूरा नहीं, कैसे नहीं कर पाओगे। मान लो यहां पे कोई व्यक्ति है, जैसे आप जानते हो कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति से जो गुनाह हुआ है, उस गुनाह में उसकी पूर्णतः गलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं बचाव का अधिकारी है, लेकिन वहां भी आप उसको पूर्णतः माफ नहीं कर सकते हैं, आपको कानून का पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हां, इतना जरूर कर सकते हैं अधिकारी के तौर पर कि या तो उसको आप कोई विधिक सहायता लेने में सहायता कर दो, विधिक सहायता कैसे, कोई वकील वगैरह करवा दो, करने के लिए सलाह दे दो या कुछ दे दो, या इतना कर सकते हो कि उसकी जो चार्जशीट तैयार हो उसमें जज के सामने उन पॉइंट्स को आप जरूर हाईलाइट कर दो कि इन परिस्थिति बस व्यक्ति ने यह कार्य किया है, ताकि उसकी सजा में कुछ कमी हो पाए। लेकिन आप उसको माफ नहीं कर सकते हैं। आप अगर एसडीएम हैं और एसडीएम के नाते कोई आपके सामने अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आता है जो गरीब है, और वह व्यक्ति गरीब जो है वह आपसे किसकी मकान की मांग करता है कि जो मोदी जी ने घर बनवाए हैं उस घर के लिए हमें सारा पैसा दिलवा दो, ठीक है। तो यहां पर आप बिल्कुल आपकी सांत्वना संवेदना सब उसके साथ में होगी। लेकिन अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वो उस जगह का निवासी नहीं है, या उसके पास में वह प्रमाण पत्र नहीं है जो उस जगह पर इस राशि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो आप चाहकर भी उस व्यक्ति को सहायता प्रदान नहीं कर पाओगे, और एक अधिकारी के तौर पर आपको करना भी नहीं चाहिए। यानी क्लैशेस जो हमारी होती हैं, इसीलिए हमें नीति शास्त्र सिखाया जा रहा है कि आप क्लैशेस के समय, नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी काम कर लेता है, दुविधा के समय आप किस तरीके से काम करोगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी एग्जांपल हमारे पास में आ गया। अगर इनमें से किसी का भी एक एग्जांपल आपको देने के लिए बोला जाए तो आप लोग दे सकते हैं लिखते वक्त। कहीं इसमें कोई आपको बताए जिसमें जरूरत हो एग्जांपल की, भूल गए हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहा करो हल्का फुल्का। नोट्स में ये चीजें नहीं होती हैं, नोट्स में केवल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नोट्स में दिखा दूंगा आपको सेंड करके, तो ये जो चीजें हम बोलते हैं एग्जांपल्स आपको वहां पे काम आएंगे, है ना, थोड़ा लिखते रहना इन चीजों का। तो अब हम समाजशास्त्र का किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के आचरण का किस आधार पर करते हैं, सामाजिक आधार पर अध्ययन करते हैं। और जो आपका आचरण होता है, आचरण को ही व्यक्ति का हम क्या बोल सकते हैं, व्यक्ति का नैतिक कर्म बोल देते हैं। इसका टोटल आपको अध्ययन किया जाना है। अब इसी के अध्ययन करते वक्त हम दो तथ्यों का ध्यान रखते हैं कि यह जो नैतिक कर्म, जैसे मैंने कहा किनका और किसका, किनके में तो मैंने आपको बता दिया है कि जो व्यक्ति 3 तरीके से बाहर है उन सबका हम अध्ययन करेंगे। 7 वर्ष से ज्यादा, समाज में रहने वाला, ठीक है, नशे में ना हो और विक्षिप्त ना हो। इसके बाद में हम सभी के आचरण का अध्ययन यहां पर करते हैं। तो किनका आपका हट गया, कैसा। अब कैसे में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि 2 चीजें होती हैं। पहला जो आपका एक होता है, इसमें आपको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ विल। एक शब्द आपको मिलेगा, हो सकता है यह आपको 3 नंबर में भी आ जाए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प स्वतंत्रता बोलते हैं, ये शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा। और दूसरा इसमें आपका आता है नीति शून्य कर्म। एक आपका आता है, एक वर्ड आता है जो आपका नीति शून्य कर्म आता है, ठीक है। कौन सा आता है, नीति शून्य कर्म, नीति शून्य कर्म। अब आधार यहां पर आप रखेंगे। अब फ्रीडम ऑफ विल से आपको क्या समझ में आ रहा है, संकल्प की स्वतंत्रता से आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है, पढ़ा है आपने कभी, इसमें कुछ अंदाजा लग रहा है क्या हो सकता है। अगेन हम इसको एथिकल लैंग्वेज में जाने से पहले एक सामान्य भाषा में करेंगे। राइट,
जो हम करना चाह रहे हैं उसमें किसी और का प्रेशर ना हो। एकदम सही बात बोला है। यानी जिस कृत्य के बारे में, यानी कि जिस कर्म के बारे में या जिस आचरण के बारे में आप नीति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं या केस स्टडी अपनी सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको यह देखना है कि व्यक्ति द्वारा जो कृत्य किया गया है वह कृत्य क्या उसने अपनी खुद की संकल्प की स्वतंत्रता से, फ्रीडम ऑफ विल, विल क्या होता है, विल पावर क्या बोलते हैं, खुद के अंदर का विल पावर होता है ना, ये बोलते हैं ना, क्या उसने यह कर्म अपनी मर्जी से, अपने विल से किया है या किसी दबाव में आके किया है। तो वह कार्य जो व्यक्ति ने अपने खुद के मर्जी से किया है तो वह आपका किसके अंतर्गत आएगा, संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। और इसका हम आकलन और मूल्यांकन करेंगे। हम किन कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, जो आपके फ्रीडम ऑफ विल के साथ में किए गए हों, इसी का हम आकलन करेंगे और इसी का हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। जो नीति शून्य आपका कर्म है, ऐसा कर्म जो आपसे अनजाने में हुआ हो, जिसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेवार ना हो और जो आपकी खुद की संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत ना किया गया हो, उसके लिए हम किसी व्यक्ति को जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते। कई बार आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मेरे मन में अभी भी आया कि आप देखोगे कि जैसे एक व्यक्ति को सुपारी वर्ड आपने सुना है, एक व्यक्ति को किसी को मारने की सुपारी दी जाती है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति की सजा तो होती है, लेकिन उसके साथ में जिस व्यक्ति ने वो काम करवाया है उसके ऊपर भी सजा होती है, ठीक है। यानी वहां पर अगर देखा जाए, सुपारी लेने वाला बंदा है, वो अपने मर्जी से तो काम कर रहा है, लेकिन जो कर्म हुआ है वो उसकी संकल्प नहीं था, वो सिर्फ उसने कमाने के लिए किया हुआ है। उसका असली दोषी कौन है, जिस व्यक्ति ने वो करा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सजा नहीं मिलेगी, सजा तो इसको मिलेगी, लेकिन मेन अगर हम आधार देखेंगे, अगर हम समझेंगे नैतिकता के आधार पर कि असली रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है, तो असली रिस्पॉन्सिबल बंदा वो है जिस बंदे ने वो कृत्य करवाया है। कई बार आप एक चीज और देखते होंगे कि जैसे आत्महत्या जब कोई व्यक्ति करता है तो उसमें कुछ लेटर वगैरह, चिट्ठियां वगैरह लिख के भेजा जाता है, तो उसकी आत्महत्या के बाद उस व्यक्ति के ऊपर केस चलता है। जैसे जिया खान मरी थी तो उसमें आदित्य पंचोली के ऊपर एक केस चला था, ठीक है। हालांकि क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग बात हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है कि आपने एक व्यक्ति को इस परिस्थिति में डाल दिया कि वह अपना जीवन निर्वाहन ना कर सके, और जब आपने ऐसा किया है तो आपने कहीं ना कहीं विल के साथ ऐसा किया है, आप जानते थे आप ऐसा कर रहे हो, तो उस समय भी आपको अपराधी की दृष्टि से देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। क्योंकि देखो, अगर अपराध वहां पे जो हुआ है उसमें अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या करी है तो उसने अपराध खुद के साथ किया है, आत्महत्या अपने आप में खुद में एक अपराध है, तो सजा का पात्र वास्तविकता में कौन होगा, वो खुद व्यक्ति होगा। लेकिन यहां पर अधिकारी के तौर पर और नैतिक आधार पर हम इस बात की जानकारी जरूर प्राप्त करते हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने अगर यह कृत्य किया है, यह कदम उठाया है, तो उसको उठाने के पीछे कौन जिम्मेवार है, और जो व्यक्ति जिम्मेवार है उसको भी उसकी सजा दी जाती है। जब आप संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप काम करते हो तो यहां पे दो तरीके के दबाव भी आपके साथ में काम करते हैं, ठीक है। एक आपका होता है आंतरिक दबाव। आंतरिक दबाव के लिए हमारा एक टॉपिक है, क्या है, अंतरात्मा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंसाइंस बोलते हैं, ठीक है, अंतरात्मा, ठीक है। और एक आपका होता है बाहरी दबाव। ठीक है, बाहरी दबाव में क्या होता है, आपका समाज आता है। अब यहां पर हम वापस चलें कि समाज का असर हमारे ऊपर क्यों होता है, इस पॉइंट को भी हम एक बार समझ लें, अगर क्रम से हमें समझना है, ठीक है। तो संकल्प स्वतंत्रता हम यहां पे हटाते हैं, हम पहले ही बात करते हैं कि आखिर सामाजिक दबाव की बात क्यों हुई। जब आप मनोवृत्ति वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगे कि यह सब चीजें अर्जित होती हैं, और अर्जित होने के साथ साथ हम समाज से सीखते हैं। तो नीति शास्त्र भी एक ऐसी चीज है। सामाजिक दबाव क्यों है, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे थे उस समाज की रीतियां, उस समाज की नीतियां आपकी मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। यह बात सही है या गलत है? तो जब आपकी मनोवृत्ति को वह प्रभावित करती हैं तो उस समय कहीं ना कहीं आपके कृत्यों को भी प्रभावित करेंगी। जो नैतिक गुण हमारे अंदर हैं, सारे के सारे नैतिक गुण हमें ऐसे नहीं होते गॉड गिफ्टेड होते हैं कि आप पैदा हुए और सारी नैतिकता आपके अंदर हो जाती है। जो नैतिकता है या मनोवृत्ति है, मैक्सिमम टाइम में इन चीजों को हम अर्जित करते हैं।
अभिव्यक्ति या एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जो आपके अंदर बहुत हद तक पैतृक होती है, ठीक है, और उसको फिर बाद में आके आप सीखते हो, आगे बढ़ाते हो उसमें स्पेशलिस्ट होने के लिए। लेकिन अगर मनोवृत्ति की आप बात करो तो मनोवृत्ति मुख्यतः अर्जित ही की जाती है। अर्जित कैसे करोगे आप समाज से करोगे। क्या जब मनोवृत्ति में चलेंगे तो और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी मनोवृत्ति को प्रभावित करेगा, तो जब आप डिसीजन ले रहे हो, जब आप कोई कृत्य कर रहे हो, जब आप कोई कर्म कर रहे हो या किसी को आप जज कर रहे हो, उस वक्त आपके सामने दो चीजें आपकी होंगी। पहली तो आपकी अंतरात्मा होगी। आपकी अंतरात्मा आपको बता रही होगी कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, कोई कितना भी गलत हो और कितना भी सही हो, लेकिन एक बात तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि अपनी आत्मा में हर व्यक्ति जानता है कि उसने सही किया है कि गलत किया है। अब कुछ अकल के अंधे होते हैं, ठीक है, जिन्हें वो चीज दिखाई नहीं देती है, वो उनकी बात अलग है। लेकिन जितने लोग थोड़े से भी नैतिक हैं, उन लोगों को पता होता है कि वो अपनी आत्मा से एक सवाल जरूर करते हैं, राइट। और जब आपकी अंतर आत्मा का दबाव आपके ऊपर हो सकता है, कोई ऐसा काम आपको करने को कह दिया जाए अधिकारी के तौर पर कि जिसमें आप अध्ययन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, आपकी आत्मा उस बात की गवाही ना दे रही हो, तो आपका उसका भी दबाव रहेगा आपके ऊपर। दूसरा, हो सकता है कि आप जानते हो कानूनी तौर पर वो चीज ठीक है, लेकिन समाज उस चीज की गवाही ना दे रहा हो, ठीक है। समाज, अब इस जगह पर आपको दोनों कंडीशन में अपना अध्ययन करना है, ठीक है। अंतरात्मा में कैसे आप कह सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक वाकई गरीब इंसान है, मजबूरी बस उसने चोरी की है, लेकिन कानून के एक अधिकारी के तौर पर आप कानून के खिलाफ नहीं जाते हो। आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है आपसे कि इसको माफ कर दो, यही बोल रही है ना आपकी। लेकिन आपका कर्तव्य आपसे क्या बोल रहा है कि उसको सजा दो, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों से नहीं हट सकते हो। फिर अगेन वही लाइन, आपको नीति शास्त्र क्यों सिखाई जा रही है? ताकि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सको, इसी सिखाई जा रही है। अब समाज में क्या हो, जैसे आपका समाज की यदि हम बात करें तो समाज में अगर देखा जाए जो आपकी ऑनर किलिंग होती है, तो समाज के हिसाब से, जिस समाज में ये चीज है उनके हिसाब से तो सही है। समाज क्या कहता है कि अगर दो लोगों ने अंतरजातीय विवाह कर लिया या फिर सगोत्र विवाह कर लिया, जहां पर जैसे आपकी खाप पंचायत है या ये लोग हैं, तो वो तो समाज के तौर पर तो उसको जायज बोल रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसी गलती की उसको बीच चौराहे पे मार डालो। लेकिन क्या ये आपके अकॉर्डिंग सही है? ये एक अधिकारी के तौर पर सही है? नहीं हो सकती, गलत है ना। तो दबाव तो आपके ऊपर दोनों है। तो आप कैसा अध्ययन करेंगे? मैंने क्या बताया, कैसा अध्ययन करेंगे? आप एक ऐसा अध्ययन करेंगे जिसमें आप आंतरिक दबाव और बाहरी दबाव दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने डिसीजन लो, ठीक है, ताकि किसी भी कंडीशन में ये 4 पॉइंट आपके हटे ना। इन 4 पॉइंट के आधार पर ही आपका डिसीजन रहे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज? अब आपकी बात करें अगर नीति शास्त्र के बारे में, तो एक चीज और है। नीति शास्त्र जो विषय है वह आपके लिए परामर्शदात्री का काम करती है, परामर्शदाता का काम करता है या नहीं करता है? नीति शास्त्र विषय बताओ, परामर्श का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? एडवाइसेबल, ठीक है, एडवाइस होती है, सलाह देना होती है, परामर्श होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये पॉइंट लिखे रहे लोग। नीति शास्त्र का एक दूसरा अध्ययन भी आपके लिए होता है, अध्ययन करने का तरीका। और एक बात इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, वो आपको रखनी है कि नीति शास्त्र या नैतिक मूल्य या नैतिकता आपके लिए परामर्श दात्री इकाई का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब परामर्शदात्री कैसे? नीति शास्त्र से ही तो यह अंदाजा लगाया जाता है, या समाज के जो नैतिक गुण होते हैं उनके आधार पर ही तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। हमारा पूरा जीवन इन 3 सवालों के आसपास भटकता है। यदि हम बात करें, आपकी भी पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, ये 3 ही सवाल हैं जिनको हम जिंदगी भर ढूंढते रह जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अब इसके लिए सारी परामर्श हमें कैसे आ सकती है? नीति शास्त्र। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग यहां पर बैठे हैं, आप लोगों की जो उम्र की रेंज है वो 20 साल से लेके 28 साल 30 साल के बीच में, अगर मुझे मिला लिया जाए तो यही रेंज है हमारी। अब इस एज में जो आप डिसीजंस लेते हैं, जो चीजें करते हैं, आप 2 डिसीजन ले सकते थे। पहला डिसीजन क्या कर सकते थे आप? पहला डिसीजन ये कर सकते थे कि आप में से कोई ये गुंडा बन जाता, बन सकता था, कोई आप में से एक चोर बन जाता,
कोई आपका दबंग बन जाता, बन सकता था ना, और भी जितने भी आपके कृत्य हो सकते हैं वो सारे कृत्य हो सकते थे। लेकिन आप लोग आज यहां पर लोक सेवक बनने के लिए क्यों बैठे हो? जवाब दो, क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? रीजन क्या है उसके पीछे? आपको ये परामर्श किसने दिया? मम्मी पापा के कहने पे बैठे हो क्या? पड़ोसी के कहने पे बैठे हो? किसी और मोहल्ले वाले कहने पे बैठे हो क्या? क्यों बैठे हो यहां पर? इसलिए आप लोग बैठे हो क्योंकि आपने जो अपने समाज से जो नीति शास्त्र सीखा है, जो नियम आपने सीखे हैं, उसने आपको यह क्षमता प्रदान कर दी है कि सही क्या है और गलत क्या है, आप उसका आकलन कर सकते हैं। और जब आप सही और गलत का आकलन कर सकते हो, इसीलिए तो आप गुंडा, चोर और दबंग नहीं हो। और आपको यह क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि आप आगे जाके कम से कम ये ना बनो। क्या ना बनो? यही तो रोकना है। लक्ष्य क्या है? सिविल सेवा में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, सिविल सेवा में बढ़ रहे लोगों के प्रति जो अत्याचार है सिविल सेवकों के, उन सबको रोकने तो है। तो क्या नीति शास्त्र आपके लिए परामर्श देती काम नहीं करती है कि आपको क्या करना है? यह आपको बताती है, साथ में आपको यह भी बताती है कि आपको कैसे करना है। यह भी आपको एथिकल तरीके से पता चलती है। जैसे आपने यह डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है। सपोज आपको अपनी जिंदगी में कोई भी एक काम करना है जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज आप में से कोई डॉक्टर हो जाता है, ठीक है, मान लो कोई आप में से एक डॉक्टर बन गया, मान लेते हैं हम इस चीज को, ठीक है। अब डॉक्टर को क्या करना है? डॉक्टर की अपनी एक एथिक्स होती है। आपने अक्सर पिक्चरों में एक सीन देखा होगा, क्या होता है कि जैसे पेशेंट वहां पर जाता है, डॉक्टर वहां बोलता है पहले फॉर्म भरो फिर इलाज करूंगा। तो वहां पर फिर संजय दत्त जैसा कोई बंदा आ जाता है, फिर उसको याद दिलाता है आप अपने एथिकल वैल्यूज, एथिकल जो आपको एथिक्स में क्या सिखाया गया है। जैसे हम इसकी शुरुआत करें तो लक्ष्मण जी का जो इलाज करने के लिए कौन सा वैद्य आया था? वैद्य सुसैन आया था, सुसैन नाम था ना उनको। तो जब सुसैन को लेने के लिए हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने उनको नीति शास्त्री सिखाई थी, याद दिलाई थी। वो वहां पे हनुमान जी गए, हनुमान जी जाने के पास में वहां पे बैठे, वैद्य ने कहा कि आप मेरे दुश्मन के यहां से आए हो और जिस व्यक्ति का आप इलाज करने के लिए मुझे बात कर रहे हो वह मेरा दुश्मन है, मेरे राष्ट्र के खिलाफ है, मैं उस व्यक्ति की सहायता क्यों करूं? तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी चरक संहिता ही याद दिला दी, या जो भी अपने आयुर्वेद के भगवान हैं उनके बारे में पूरा बता दिया कि धन्वंतरी जो भगवान है, आयुर्वेद के भगवान आपके कौन है? धन्वंतरी हैं, ठीक है। तो धन्वंतरी जी की याद दिलाई कि धन्वंतरी जी की क्या है कि आप जो डॉक्टर है, यह डॉक्टर ना तो यह देखेगा कि पेशेंट की जाति क्या है, ना तो यह देखेगा कि पेशेंट का धर्म क्या है, ना तो यह देखेगा कि पेशेंट का लिंग क्या है, ना तो यह देखेगा कि पेशेंट का क्षेत्र क्या है। डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब तथ्यों को परेह करके सिर्फ उसको एक मरीज के तौर पर उसका इलाज करेगा। यही ज्ञान हनुमान जी ने किसको दिया था? वैद्य सुसैन को दिया था। तब जाके वो तैयार हुए थे और आपने देखा होगा टीवी में उनके मकान समेत उनको लेके आ गए थे, है ना, हुआ था। आज भी अगर आज के समय में भी देखा जाए, आपको अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में भी आपकी डॉक्टरों की एक एथिक्स होती है और उस एथिक्स में यह सिखाया जाता है कि आप अपने पेशेंट के जो आइडेंटिटी है, बैकग्राउंड है, उसके बारे में कुछ नहीं देखेंगे। जैसे अगर आप देखा जाएगा, जैसे कसाब है, कसाब वाली मूवी आपने देखी है, ठीक है, किसी ने देखी? 26/11 नहीं देखी? कोई बात नहीं, देख लेना, अच्छी मूवी है। उसमें एक सीन आता है, वहां पे नाना पाटेकर जब स्टेटमेंट दे रहा होता है तो वह कहता है कि मेरे आदमी कसाब को मार देना चाहते थे, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी एथिक्स उनके बीच में आ गई तो वो कह रहे थे नहीं, पहले इसकी मलहम पट्टी करो। तो डॉक्टर क्या कर रहा था अपना उस वक्त? डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति वो है जिसने अभी हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु मारा है, इनको सैकड़ों लोगों को मार के आया, हजारों गोलियां चला के आया है। डॉक्टर के लिए वो क्या था? डॉक्टर के लिए उसका वो पेशेंट था। ऐसे ही हम जब अधिकारी बनेंगे तो हम क्या है? लोक सेवक हैं। लोक सेवक हो जाते क्या है? लोक के जितने भी लोग हैं उन सबके सेवा करना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। तो उस वक्त क्या हम इन सब आधार पे जाके जज करेंगे? क्या इन सब आधार पे जाके हम डिसीजन लेंगे? तो हमें क्या करना है यह भी हमें एथिक्स ने सिखा दिया, परामर्श दे दिया। हमें कैसे करना है? हमें यह करना है कि हम इतनी चीजों के आधार पर किसी के साथ में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? कहीं कोई डाउट आ रहा है? लिंक अपनी बनी हुई है ना, परामर्शदात्री हम क्यों बोल रहे हैं। अगला पॉइंट जो यहां पर आता है कि अब हमें क्यों करना है।
अगेन यहां पर लोक सेवक के नाते आपके केवल लोक सेवा की बात कर रहे हैं अभी यहां पे, क्योंकि हमें जितनी भी एथिक्स पढ़नी है वहां पे हमें बीच में चीज एग्जांपल्स हम जरूर लाएंगे, लेकिन हर वक्त आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, राइट? द सीक्रेट में है, कहा भी गया, वैसा होता भी है। तो जब भी आप एथिक्स को पढ़ो, या जब भी मैं एथिक्स पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, उस वक्त अपने दिमाग में यही रखता हूं कि अगर मैं अधिकारी होऊंगा तो, या मैं लोक सेवक होऊंगा तो उस समय पे मैं कैसे डिसीजन लूंगा। और जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो और इन सब तथ्यों का ध्यान रखते हो, तो एथिक्स आपके लिए चुटकियों वाली चीज हो जाती है। ठीक है? तो अब क्यों करना है आखिर? अब ये बताओ, मैंने इतनी सारी चीजें आप लोग बता दी हैं, तो हमें क्यों करना है भाई? जो भी हम कृत्य कर रहे हैं, जो भी हम आचरण कर रहे हैं, वह आचरण हमें क्यों करना है? लोक सेवक के तौर पे बताओ केवल। एक लाइन में कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आप ऐसा प्रश्न भी देखोगे शब्द के साथ में कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में नीति शास्त्र किस तरीके से सहायक हो सकती है। तो हमें नीति शास्त्र क्यों पढ़ना है? यह भी परामर्श कहां से आ रहा है? हमें नीति शास्त्र से आ रहा है। जितने भी नैतिक मूल्य हम कल से जाके पढ़ेंगे या आगे जो हम देखेंगे, नीति शास्त्र के कितने प्रकार हैं, इन सब्जेक्ट को कितने तरीके से अध्ययन किया जाता है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, किसका कौन सा सोपान है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। आज सिर्फ हम केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि जब हम उन सोपानों को पढ़े, उन सिद्धांतों को पढ़े, तो बार बार हमें गहराई में घुस के उसको समझना या समझाना ना पड़े, हम तुरंत उसको समझ जाएं। ठीक है? तो यहां पर क्या है, हमारा पहला लक्ष्य है लोक सेवक के नाते कि हमें नीति शास्त्र का पालन इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, हमारी जो पोस्टिंग हो रही है, हम जो राजपत्रित अधिकारी बन रहे हैं, ठीक है, वो हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बन रहे हैं। पानी है किसी पास? समझ में आ रहा है? यहां पे कहीं इररिलेवेंट चीजें तो नहीं हो रही है? अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है एकदम? ठीक है। तो अब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में आपको क्या करना है अधिकारी तौर पर? आप कैसे करोगे अधिकारी तौर पर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको यह करना है कि पहली बात है, आप इन चारों चीजों का पालन करना है, वो तो करनी करना है आपको। दूसरी बात, आपको निजी स्वार्थों से ऊपर उठना है। यह भी परामर्श कौन देता है? निजी स्वार्थों से ऊपर उठना है। क्योंकि हो सकता है जब आप एक अधिकारी बन जाओ तो उस वक्त आपकी सैलरी एज ए डिप्टी कलेक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 50 से 60 हजार के आसपास होती है स्टार्टिंग सैलरी। इतनी होती है ना मेरे हिसाब से? 62 होती है। चलो भाई 2000 और बढ़ा देते कुशवाहा जी कहने पर। ठीक है, खुश? ठीक है, 62 हो गया अपना। अब इस 62 की जो सैलरी मिल रही है, अब यहीं पे पंकज क्या हो, तुम्हारी 62,000 सैलरी हो, ठीक है, और 62,000 सैलरी के साथ में तुम्हें घर भी दिया गया, गाड़ी भी दिया गया, नौकर भी दिया गया। वास्तविकता में अगर तुम्हारी सैलरी देखी जाए, घर, गाड़ी और नौकर मिल जाता है हमें, तो उसके बाद में सैलरी बहुत ऊपर पहुंच जाती है। यानी लगभग ये आपकी सेविंग आ जाती है। जो आम इंसान अपनी जिंदगी में टोटल कमाता है उतना तो आपकी केवल सेविंग हो जाती है। लेकिन इसके बाद आपके यहाँ पे आपका बच्चा है जो किसी स्कूल में जाता है, सपोज कर लीजिए अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में महंगे स्कूलों का नाम बताओ किसी का। चलो हम बात करें दिल्ली कॉलेज की बात कर ले हम। दिल्ली है ना, दिल्ली करके कॉलेज बहुत फेमस है वहां का, है ना, बहुत महंगा कॉलेज है वो। हमारा एक मित्र पढ़ा है वहां पे, इसलिए पता है। तो आप सोचो आपका बच्चा कहां पे आप भेज रहे हो? दिल्ली कॉलेज में भेज रहे हो। पहली बात तो इतनी सैलरी में भेज नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन मान लो आपका बच्चा किसी तरीके से, आपने जैसे हमने एकेडमी मान लो तैयार कर ली 1 मिनट के लिए, तो हो सकता है हमारा पैसा यहां से कुछ आता रहे हमारे पास में अधिकारी बनने के बाद में, तो चलो भेज तो दिया। अब उसके बाद इसकी एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि हमारा साउथ अफ्रीका का दोस्त हमारे साथ में जो पढ़ता है वो तो ऑडी से आता है, पापा हमें भी ऑडी से जाना है। हो सकता है ना ये, पापा मुझे ऑडी से जाना है, या बोले पापा आईफोन 10 चाहिए, 9 तो पुराना हो गया है, या आपसे बोले मैं अपने दोस्तों के साथ में जा रहा हूं, गोवा घूमना है, उसके लिए पार्टी करना है। तो भैया इस सैलरी में तो नहीं होगा ना। तो फिर आपका निजी स्वार्थ बीच में आएगा कि चलो ठीक है सब खा रहे हैं, चलो थोड़ा सा हम भी हल्का फुल्का, बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। बच्चे की इच्छा है उसके लिए कर देते हैं थोड़ा सा, यही होता है। तो हमें इस अध्ययन में इस बात का ध्यान रखना है। ये सब चीजें लोक कल्याणकारी राज्य में पहली चीज क्या है कि हमें अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठना है। आपके जो निजी स्वार्थ हैं आपको उनसे ऊपर उठना है। अब निजी स्वार्थ में केवल एक बात है, पैसों से लेकर नहीं आती है।
दूसरी बात आपके सामने केस स्टडी में यह भी आ सकती है कि रात्रि के 2 बज रहे हैं, आपके क्षेत्र में एक दंगा हुआ है, उस दंगे की प्रथम जानकारी आपके पास में आती है, आप उस वक्त क्या करोगे? अब रात के 2 बजे, आप 10 बजे घर पहुंचे थे, जैसे तैसे आपको अपने परिवार के साथ में वक्त गुजारने का मौका मिला था और उसी वक्त आपका फोन बज जाता है, तो आपके निजी स्वास्थ्य बीच में अरे यार होगा या नहीं होगा? तो यहां भी आपको अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी तो आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकोगे। और जब आपकी केस स्टडी आती है तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आपके सामने अगर प्रथम दृष्टया कोई न्यूज आती है तो आप क्या करोगे, और आप उस क्षेत्र में मौजूद नहीं हो, या आपसे यह कह दिया जाता है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में भर्ती है और उसी समय पे एक जगह पर दंगा हो रहा है, तो आप उस परिस्थिति में क्या करोगे? तो हर परिस्थिति में जो हमारा एथिक्स है हमें क्या सिखाता है? हर परिस्थिति में हमें हमारा एथिक्स सिखाता है कि हमें जो हमारा कर्तव्य है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वह हमें करना है। मैं कितना भी एथिक्स सिखा लूं आप लोगों को, ऐसा करने वाला बहुत कम है, 1-2 पैदा होंगे, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी कोशिश करना है कि पूरा नहीं तो कम से कम 10% तो बन ही जाए। देखिए, अगर हमारे देश के अधिकारी 10% भी नैतिक हो जाएंगे तो इस देश का जो ग्रोथ रेट है, जो कल्याण है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। केवल 10% बढ़ाने के लिए हम नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं। यहां निजी स्वार्थ की बात हो गई। आप यहां पर देखोगे सबसे अच्छा एथिक्स और वैल्यूज की जो वैल्यू होते हैं वो कौन पालन करता है? आप बताइए, इंडिया का ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा अपने जो एथिक्स हैं, जो उनकी वैल्यूज है, उसका पालन करता है? नाम बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा इनसे ज्यादा नैतिकता और जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो उनकी संहिता है, इनसे ज्यादा कोई भी पालन नहीं करता है। यदि हम एथिकल वैल्यूज में अगर बात करें, जो उनकी जॉब की एथिकल वैल्यूज हैं, अलग अलग हो सकती हैं। कैसे? इनको सिखाया जाता है कि इनके लिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इनके लिए देश है, देश के साथ में उनके लिए क्या है? उनकी जो कमांड है, वो जिस कमांड के लिए काम कर रहे हैं, कमांड है। कमांड के बाद में क्या है? उनके लिए उनका साथी है, जो उनके साथ में लड़ रहा है। साथी के बाद में जब सब कुछ हो जाए, तब जाके वो व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचेगा। इंडियन आर्मी का शौर्य यही तो है। यहां क्यों सिखाया जाता है? या आर्मी में जितने इंडियन आर्मी की बात है, जो भी आर्मी प्रोफेशनल होते हैं, पुलिस वाले बुरा ना माने, लेकिन पुलिस वालों को इतनी कठिनाई नहीं होती है, ठीक है, जितनी कठिनाई उनको होती है। अब कठिनाई में आप सोचिए, अगेन निजी स्वार्थ। एक सैनिक लगभग 9 से 10 महीने तक अपने घर से दूर रहता है। उसकी भी वही उम्र है कई बार जो मेरी उम्र है, या कई बार तो 23-23, 24-24 साल के बच्चे, और कई तो ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं आर्मी में लड़ने के लिए कि उनकी वाइफ के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूट पाती है, और वहां पे वो छोड़ के चले जाते हैं। अब यहां पे मैं बोल दूं आप लोगों, जो आप लोग सवाल उठाते हैं, ठीक है, कि आर्मी क्या करती है, कई लोग जो सवाल उठा देते हैं कि वो तो वहां पे महिलाओं से बदतमीजी करते हैं या आर्मी मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। भाई, उस व्यक्ति का मानव अधिकार तो देखो, वो अपने सारे सुखों का त्याग करके देश के लिए चला जाता है, और ये जानते हुए कि पता नहीं लौट के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इन जितना तो नहीं बन सकते, ये तो पक्का है। इसीलिए सर्वोपरि है हमारे लिए। इसीलिए हर सैनिक का जो बलिदान होता है, उसके बलिदान के समय हमारी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। जब हम उरी मूवी देखते हैं और वहां पर जो छोटी सी बच्ची वो उसको अपने पिता को सल्यूट करते हैं, और रियल सल्यूट भी किया था, जो रियल में जो मेजर शहीद हुए थे उनकी बच्ची ने सल्यूट किया था। उनके परिवार का त्याग दी। मतलब आप अगर आर्मी में देखोगे तो आर्मी में जो नीति शास्त्र है वो सिर्फ व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, उसकी पत्नी के अंदर भी होता है, उसके बच्चे के अंदर भी होता है, उसकी मां के अंदर भी होता है, उसके पिता के अंदर भी होता है। कुमार विश्वास की एक पोयम है, उस पोयम में एक कहानी, जो मेजर अधिकारी थे, राजेश अधिकारी थे, जो आपके वहां से नैनीताल से थे, तो कुमार विश्वास वहां पर, उन्हें पोयम में बताइए करना, वहां पर वो घूमने गए तो उन्होंने देखा कि भाई भीमताल बंद है, ठीक है, आगे एक और ताल है वो भी बंद है, नैनीताल तो बंद था ही। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? तो उनको बताया गया कि यहाँ की जो जमीन का एक अमर सपूत थे, मेजर अधिकारी राजेश अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए, तिरंगे में लपेट के आए, तो सारा जनवासा जितना है सब उनके अंतिम अंत्येष्टि के टाइम पे गए हैं।
इन्होंने कहा चलो छुट्टी है, ये होटल बंद है, ये भी वहां पर अंत्येष्टि के टाइम पे वहां पर चले गए। तो वहां पर एक कन्वर्सेशन की उन्होंने चर्चा की है कि जब एक अपनी कहावत है उत्तर प्रदेश के साइड पे कि जब आपको बहुत ज्यादा समय तक संतान प्राप्ति नहीं होती है या पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो जो पिता होता है वह सोमवार का व्रत रखता है, राइट। तो वो जो व्यक्ति थे, पिता थे, राजेश सतकारी के जो पिता थे, वह अपने जो उनके बहनों थे उनसे कहते हैं कि इसके लिए मैंने 16 सोमवार तक, सालों तक मैंने सोमवार का व्रत रखा है। कभी शहीद का पिता रोता नहीं है, बहुत कम आप देखोगे शहीद के पिता को रोते हुए वो अपने आप में रहता है। तो ये क्या है, एथिक्स में क्यों मैं जोड़ रहा हूं, ये इतना ज्यादा, जब एक व्यक्ति इस पोस्ट पे जाता है तो इतना ज्यादा उसका पूरा परिवार एथिकल उस एथिक्स से बन जाता है कि नहीं, हमें अपने निजी स्वार्थों की बात नहीं करनी है, हमें अपने देश की बात करनी है। तो क्या यहां पर हम थोड़ा सा भी अपने देश की बात नहीं कर सकते? और यह सब परामर्श कौन देता है? हमें नीति शास्त्र देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कहीं कोई डाउट आ रहा है किसी चीज में, है ना? इस तरीके से हमें करना है। अब एक बात का और हमें ध्यान रखना है, इस अध्ययन के समय जब हम अधिकारी बनेंगे, जो मैंने कल भी आपको बताया है, ये चलो ये लिखे रहने, अब हटा देते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि नीति शास्त्र एक गत्यात्मक व्यवस्था है। कैसी है? गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब होता है समय के साथ में, स्थान के साथ में, परिवेश के साथ में। लिखे ही देते हैं यहां पे, समय, स्थान और परिवेश, इसके हिसाब से क्या है? परिवर्तनशील है या नहीं है? इसके अनुसार परिवर्तनशील है ना, इन तीनों के हिसाब से। तो जब आप अधिकारी के तौर पर कोई कृत्य करते हैं तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्तमान समय में परिवर्तन हो रहे हैं, आपका हर निर्णय उस परिवर्तन पर आधारित हो। यानी समाज में हो रहे चेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। ये नहीं कि आप लगातार अपनी रूढ़िवादिताओं के साथ में घसीट रहें। सही बोलो, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक ही समय पर दो वर्गों के लिए, अगर हम बात करें, एक ही समय पर दो वर्गों के लिए एक ही चीज नैतिक हो सकती है और एक ही चीज अनैतिक हो सकती है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, या पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका नॉर्थ ईस्ट में एक रीजन है जहां पर क्या है? बहुपति प्रथा है। ठीक है, बहुपति प्रथा है। और सपोज आप आईएएस हो जाते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र तो आईएएस का भी है। ठीक है, आप इस जगह पर जाके आपका जो जोन मिलता है पोस्टिंग के लिए, आपको नॉर्थ ईस्ट वाला मिलता है, जहां पर भी ये प्रक्रिया चल रही है वहां पर। तो क्या वहां पर जाके आपकी जो रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों में क्या कहा जाता है कि यदि अपने यहां पे कहा जाए तो यदि एक महिला जिसके संबंध एक से ज्यादा पुरुषों के साथ में एक समय में है, उसको चरित्रहीन बोला जाता है, राइट? चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन अगर आप यहां पे जाएंगे तो क्या इस सोच के साथ में जो यहां पे पत्नी है, क्या आप उसको इसी नजरिए से देखोगे? आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा ना। ऐसी हम अगर बात करें तो हमारे यहां पर मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र है। अब जनजातीय क्षेत्रों में अगर आपने एक प्रथा की बात सुनी होगी, दूध लौटावा। क्या होता है दूध लौटावा में? मामा बुआ के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, जो हमारे यहां पे नहीं हो सकती है। हमारे यहां तो मामा के दूर के रिश्तेदार जो हैं, अगर गलती से वो आते हैं रिश्ते में, तो वहां पे हमारे यहाँ पे शादी नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप अधिकारी बन के जाओगे तो क्या आप वहां पर इस प्रथा के खिलाफ कोई काम करोगे? क्या वहां पर सही है तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। वर्तमान में एक चीज और है, आज के बच्चे जैसे खुद की मर्जी से विवाह करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसमें समाज का भी दोष है, मीडिया का भी दोष नहीं बोल सकता हूं, परिवर्तनशील समाज है, जो हो रहा है वो ठीक है। लेकिन आप एक अधिकारी बने हो जहां पे एक युगल आपके सामने आता है, युगल यानी कपल होता है अंग्रेजी में, एक कपल आपके पास में आता है और वो कपल आपके पास में संरक्षण की दृष्टि से आया है अधिकारी के तौर पर। लेकिन अगर आपके मन में वही रूढ़िवादिता जो पुरानी वाली है कि सपोज आप, क्यों ये नीति शास्त्र क्यों आई? क्योंकि कई जो वृद्ध अधिकारी हैं वो तो उससे बाहर निकल ही नहीं पाए,
हम न्यू जनरेशन वाले जब ज्यादा समझ भी आते हैं, नहीं कई न्यू जनरेशन वाले भी समझते हैं, लेकिन मान लो वो समझे तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो इस युगल की परेशानी नहीं समझेंगे, परिवार को उल्टे सीधे केस लगा देंगे। लड़का लड़की को भगा कर ले गया था, लड़की को डराएंगे धमकाएंगे, उससे गलत गवाही दिलाएंगे, लड़के को सजा दिलवाएंगे। करते हैं या नहीं करते हैं? क्या यह लोक सेवक की आचार संहिता है? क्या एक लोक सेवक को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ग्रसित है उस मानसिकता से। वो जो पुरानी नीति शास्त्र है, जो पुराने समाज के नियम है, क्योंकि नीति शास्त्र को नीति रिवाज ही बोलते हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं वह उसके अंदर इस तरीके से समाहित हो चुके हैं कि वो उससे बाहर ही निकल पा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं कि अधिकारी के तौर पर ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है, उस परिस्थिति में आप अपनी पर्सनल सोच वहां पे ना लगाएं। मेरे नजरिए में कोई भी चीज ना तो गलत होती है ना कोई भी चीज सही होती है, वो सिर्फ देखने वाले की नजर होती है। कोई काम मेरे लिए गलत हो सकता है, आपके लिए सही होगा, और आपके लिए सही हो सकता है, मेरे लिए गलत होगा। तो जो नजरिया है वो कहां डिसाइड होता है? आपकी सोच के ऊपर। लेकिन जब आप अधिकारी बन जाते हो ना, तो वहां पर व्यक्ति की सोच या व्यक्ति का आकलन नहीं होता है। वो व्यक्तिवादी नहीं है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र कैसी है? समाजवादी है। ये क्लैरिटी रखना अपने दिमाग में। किसी व्यक्ति की क्या सोच है वहां नहीं, इसीलिए केस स्टडी नहीं बन पाती है, इसीलिए केस स्टडी में नंबर नहीं आते हैं। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, जो केस स्टडी सॉल्व करने वाला बंदा होता है, वो खुद की सोच वहां पे डालने की कोशिश करता है। बल्कि भाई खुद की सोच, आपकी सोच को बदलने के लिए तो ये नीति शास्त्र पढ़ाया जा रहा है आपको। कई बार मुझसे ऑनलाइन सवाल पूछते हैं, सर केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाए, राइट? कई लोगों को बताया जाता है कि आप वहां पे ऐसे डिसीजन लोगे, ये लोगे, आप अपनी सोच डालोगे, केस स्टडी से ही तो पता चलेगा आप कितने बड़े अधिकारी हो, कितने बड़े अधिकारी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता में वहां पे आपकी व्यक्तिगत सोच कई जगहों पर अलग अलग हो सकती है। मेरी व्यक्तिगत लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल सोच बहुत जगहों पर आप लोगों से अलग होगी और आपकी मुझसे अलग होगी। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जो आपको लगता है सही है, हो सकता है मैं आपसे बोलता हूं गलत है। लेकिन जब आप एक अधिकारी के तौर पर एक हो, यानी आप अगर नीति शास्त्र को समझो, अंत कर रहा हूं जैसे लेक्चर की, नीति शास्त्र एक संकुचित विषय ना होकर एक व्यापक विषय है, जिसका दायरा किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी क्षेत्र विशेष और किसी लिंग विशेष के साथ में नहीं होता है। नीति शास्त्र का दायरा समूचे समाज के लिए होता है, और ऐसे समाज के लिए होता है जिसमें नैतिक गुणों का समावेशन होता है। जब तक नैतिक गुण समावेशित नहीं है, वो समाज नैतिक नहीं हो सकता है। और यदि समाज नैतिक नहीं है तो उसको हम नीति शास्त्र के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। और ये सब हम कहां से सीख रहे हैं? नीति शास्त्र सीख रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो मैंने क्या कहा, नीति शास्त्र आपका एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र को कवर करने वाला है। अगली और लास्ट चीज जो लेक्चर खत्म करने वाली हम बात करेंगे, जो एथिक्स है, जो नीति शास्त्र है, यह 90% तक या फिर 90% तक अर्जित विषय है। कैसा है? अर्जित विषय है। अर्जित विषय से मतलब क्या है? बताओ जल्दी से कोई। आप सीखते हो। इन शॉर्ट में हम बताएं, आप सबसे पहले, आपकी टीचर कौन होती है? आपकी मम्मी होती है। मम्मी आपको क्या सिखाती हैं? जैसे मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, एक घटना की बात करता हूं, अगर मम्मी देखेंगे तो जरूर हंसेंगे इस बात के ऊपर। एक बार क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में एक बबलू मामा जी रहते थे और मैं वहां पर गया तो मैंने जाकर वहां, ये एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर्स में भी सुनाया है, इसमें बता रहा हूं। मैं वहां पर गया तो उनका एक चश्मा रखा हुआ था, गोल गोल था। अपन छोटे थे, दूसरी या तीसरी क्लास में होंगे उस टाइम पे, तो अपन ने खेलते खेलते वो चश्मा लगा लिया। लगाने के बाद खेल रहे थे अपन घर घर, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर अपने यहाँ पे जब गांव घर होते हैं तो वहां पे कई घर कई सालों तक कच्चे पड़े रहते हैं और वो अपना स्थान होते हैं घर घर खेलने के। वहां जाके ईंटों से हम लोग घर बनाते हैं, अपना पूरा सामान रखते हैं। ऐसा दिखा ना, बचपन में खेला होगा, और जिसने नहीं खेला है उसका दुर्भाग्य है, ठीक है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजेदार होता है। आज का जो आपका पोकोमैन वगैरह जो है सब बकवास है, असली खेल वही हुआ करता था, ठीक है? तो अपन लगाए लगाए पहुंच गए वहां पर, ठीक है? और मैं वहां पर पहुंचा, उसके बाद में क्या हुआ, हमने चश्मा क्या किया, चश्मे को हमने रख दिया उसी घर में अपने सामान के तौर पर, और घर आए, खाना खाए, सो गए। अगले दिन स्कूल भूल गए, अगले संडे खेलने जाना था, ठीक है? इतने में जो बबलू मामा थी, उनकी सिस्टर थी, वो यहाँ पे बोले, दीदी लगता है आनंद गलती से चश्मा उठा के लाया है। मम्मी ने कहा अच्छा। मेरी मम्मी की हाइट कम है, ठीक है, काफी कम है मेरी मम्मी की हाइट।
मेरी मम्मी लगभग यहां से आती हैं, और उस वक्त मैं भी छोटे हुआ करता था। मैं जैसे ही स्कूल से वापस आया, दरवाजा बंद, और चूंकि अब हाथ पैर तो नहीं मार सकती हैं, लातों से जैसे करके मार मुर के, उसमें क्या है थोड़ा गरीबी भी थी हमारे यहाँ पे, एक सिंगल कमरे में रहते थे हम लोग वहां पे, तो हीटर लगता था, तो हीटर के तार लेके मेरे को पास, आज के बाद किसी की चीज को टच करोगे, किसी की चीज को उठाओगे कभी? मैंने कहा किसी की क्या, अपनी नहीं उठाऊंगा, छोड़ दो, अपनी भी 100 बार पूछूंगा कि अपना चश्मा खुद लगाऊंगा या लगाऊं। लेकिन वो सही था, भले उस समय पे मुझे डांट पड़ी। वहीं पे मैंने कई माताओं को देखा है, जब उनके बच्चों के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो वो उसका सपोर्ट करते हैं, और आगे जाके वो छोटा छोटा सपोर्ट बहुत बड़ी गलती के लिए हो जाता है, अब बिल्कुल अपराध में बदलता है। अगर आपके घर में पहली बार किसी लड़की के छेड़ने की खबर आ रही है कि आपके लड़के ने ऐसा किया, उसी वक्त अपने लड़के को रोक दो, वरना अगर आपने उसका सपोर्ट कर दिया, कई लोग बोलते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव, गरम खून है, बहक गया, ये कौन सा गरम खून है भैया, इतना कितना उबाल है इसमें, और इतना गर्म है तो उसमें खुद जल के मर जाओ ना, दूसरी की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो, राइट? तो पहले जो हमने जो सारी चीजें सीखी हैं, जो अर्जित की बात कर रहे थे हम, अर्जित, पहला हमारा टीचर कौन होता है? मां होती है। मां के बाद हमारे गुरुजन होते हैं। पापा कभी टीचर नहीं होते हैं, पापा हमेशा डंडे वाले होते हैं, ठीक? उनका एक ही काम होता है, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है सटकैयां उठाई सटाई करी, ठीक है? लकड़ी होते है, सटाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे जिंदगी में 3 ही बार मारा है, लेकिन हाँ, पापा का रोल आजकल यही होता है, ठीक है? गुरु हमेशा मां होती। पहले हम मां से सीखते हैं, तो पहला नीति शास्त्र का गुरु या हमारे जीवन का गुरु कौन है? मां है। मां से फिर हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हमारे गुरुओं और सहपाठियों का असर आता है। उसके बाद फिर परिवर्तन होता है हमारे एथिक्स में। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाया जाता है कि हर लड़की बहन है, और जब तक हम सरस्वती में पढ़ते हैं कोशिश हम यही करते हैं कि हर लड़की बहन होती है, लेकिन जब हम स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो एक को छोड़ के बाकी सब बहनें हो जाती हैं, राइट? आप समझ सकते हैं यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, अन्यथा ना लें इस चीज को। क्या हो रहा है? अर्जित है और गत्यात्मक है, परिवर्तन हो रहा है, आपकी सोच में परिवर्तन हो रहा है। और आगे जब कॉलेज के बाद आप ऑफिस में आते हो तो और आप लिबरल हो जाते हो। फिर जो होता है वो आज के सीरियल्स में आप देख सकते हो, जितने भी आपके जो टीवी सीरियल्स, खासकर जो आपकी वेब सीरीज चल रही हैं, वो आपका जाना मानो नमूना है कि और आगे जाके आपकी नीतियों में कितना परिवर्तन होता है। तो आप उसके लिए कोई भी जाके देख सकते हैं। और ज्यादा कौन सा आया था अपना सरताज सिंह वाला? अरे सरताज सिंह वाला कौन सा था वो? सेक्रेड गेम। तो आप समझ सकते हैं फिर नीति शास्त्र कहां तक बदल जाता है। तो वो एक अलग बात है। तो कहां से वो अर्जित हो रही चीजें? कहीं ना कहीं आदमी की सोच में जो तब्दीली आ रही है वो बचपन से तो ऐसा नहीं था ना, अर्जित किया है उसने, अर्न किया है, कहीं ना कहीं से सीखा है, उसके बाद ही उसके अंदर चीजें आ रही हैं, राइट? तो इस तरीके से हमने आज पूरा देखा कि हमें नीति शास्त्र का अध्ययन क्यों करना है, कैसे करना है, एक विषय के रूप में नीति शास्त्र को हमें कैसे समझना है, और एक अधिकारी के तौर पे ही हमें अपने सारे डिसीजन और निर्णय लेने हैं। आप जब केसेस, अब आज घर जाके आप लोग, आपके पास कोई बुक है, ऑनलाइन वाले भी, आज मैंने जितने ये 4 पॉइंट आपको बताए हैं, उन पॉइंटों को बेस बना के आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व करके देखना, ना बने तो मुझे बताना। मैं ये नहीं कहता 100% सही होगी, लेकिन ये गारंटी है कि कल अगर आप सॉल्व करते और अगर आप आज सॉल्व करोगे तो उसमें एक अंतर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें पहली बात, जितनी भी चीजें आज अब से लेके जब तक अपनी क्लास चलेगी पढ़नी है, हमें आनंद मिश्रा बन के या फिर नीरू नरवैया बन के या पूजा ठाकुर बन के या प्रसून कौशल बन के या विपिन अग्रवाल बन के नहीं पढ़ना है। हमें अपने आगे एक नाम लगाना है कि डिप्टी कलेक्टर आनंद मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर विपिन, डिप्टी कलेक्टर नीसू, मतलब सबको डिप्टी चाहिए ना, किसी कोई और चाहिए नीचे वाला? अच्छा पूजा जी, डिप्टी कलेक्टर पूजा, आईएएस जितने भी लोग अपने यहाँ बैठे हुए हैं, डीएसपी हमारे नितेश भाई, है ना? तो हमें वो बन के सोचना है। जब तक हम वैसी सोच अपने अंदर नहीं लाएंगे, हम ना तो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, भाई एक बार फील तो कर, तू डीसी है, सैलरी सुन के ही एक बार फील तो करो कि आप डीसी हो, एक बार इमेजिन तो करो वो एक बिना बत्ती वाली गाड़ी, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड आपका बराबर है, घर आप जा रहे हो वहां पे नौकर है, नेट वेट सब आपको फ्री मिल रहा है, जो आसपास आपके पास लोग आ रहे हैं वो आपके सामने मिलने के लिए खड़े हुए हैं, समाज में आप जहां पे आप जा रहे हो वहां पर अरे फलाने के लड़का डिप्टी कलेक्टर है भैया, बच के रहना, और जो आपके घर वालों का सीना ऐसे चौड़ा हो जाएगा। वैसे मेरा तो हो ही नहीं पाता है, खाना नहीं खा पा रहा हूं।
हाँ, रास्ते में कहीं मध्य प्रदेश शासन की वो गाड़ी भी आपको लगी मिल जाती है। कैसे कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो सकता है भाई? आप लोग ऑनलाइन वाले मुझसे बोल, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता डिमोटिवेशन कारण यह है कि आप अपने आप को उस पद पर ना तो महसूस कर पा रहे हो, ना आप अपने आप को वहां पे समझ पा रहे हो। जिस दिन आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी, जिस दिन आपके अंदर वो जोश पैदा हो जाएगा कि आप एक अधिकारी हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उस दिन आप अधिकारी बन गए। जैसे कि राम मंदिर के बारे में देवेंद्र फडणवीस से एक सवाल पूछा गया, ये सर आपका मुद्दा राम मंदिर बनाना है, तो देवेंद्र फडणवीस ने जवाब क्या दिया, राम मंदिर तो वहां ऑलरेडी है, आप सिर्फ भव्य मंदिर बनाना है। क्योंकि पूजा तो वहां ऑलरेडी हो रही है ना, भले त्रिपाल में हमारे राम राजा बैठे हुए हैं, तो राम मंदिर तो वहां ऑलरेडी है, आप सिर्फ भव्य मंदिर का निर्माण करना है। ये देखिए, ये व्यक्ति के जवाब देने की कला, वो चीफ मिनिस्टर है, कितना सही जवाब दिया कि राम मंदिर है वहां पे, हमें सिर्फ भव्य मंदिर बनाना है। सारी अटकलों को ही समाप्त कर दिया। और एक अधिकारी को या एक बड़े लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप स्वयं को एक अधिकारी के तौर पर सोचोगे तो आपके जवाबों में, आपके सवालों में, आप एक बार सोच के देखो, सिर्फ आपके लिखने की चीजों में, हर चीज में परिवर्तन आएगा। लेकिन अभी हम सोचते हैं क्या, हमें सोचते हैं अरे यार प्री निकलेगी कि निकलेगी, मेंस निकलेगी। अरे मैं साफ कहता हूं आप लोगों से, बस एंडी कर रहा हूं इस लेक्चर का, कि जब तक आप मरे नहीं हो ना, तब तक मरने वाली फीलिंग क्या करना हो, उस दिन तक जी लो ना। जिस दिन तक आप प्री से बाहर नहीं हुए ना, तब तक तो अपने आप को डिप्टी कलेक्टर समझ लो। अगर बाहर हो जाओ तो अपने मन को ये समझ लेना शायद ये चांस अपना इसे अगले में फिर बनेगी। कहां से डिमोटिवेशन आएगा? अब डिमोटिवेशन कहां से आता है, सर कांस्टेबल की जॉब आई वो भी बनना है, सर हमें एसआई भी बनना है, सर हमें रेलवे भी करना है, एनटीपीसी आरआरबी की आई है, और सर हमें आईएएस भी करना है, साथ में हमें सब चीजें करनी है, क्योंकि हम तो सुपरमैन है, महामानव है, सब चीजें एक साथ कर लेंगे। सबका कोर्स है क्या, सर पढ़ना तो वही पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़नी है सर, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, वही तो पढ़ना है, और कुछ मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग पढ़नी है। अंतर क्या है? तो सब चीजें कर लो, फिर कहो सर सिलेक्शन नहीं होता, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्लियर हो पंकज? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम इस सोच के साथ में है। और ये सोच भी हमें कहां से मार्गदर्शन मिल रहा है? ये मार्गदर्शन नीति शास्त्र मिल रहा है। ये नीति शास्त्र कहां से आई है? समाज से आई है। हमने कहीं ना कहीं सीखा है अपने जीवन में, मैंने भी सीखा है, आपने भी सीखा है। तो इस जोश के साथ में अगर आप तैयारी करोगे, जोश के साथ में नीति शास्त्र को समझोगे, तो आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि लोगों ने एक और सवाल पूछा कि सबसे पहले ताजमहल कहां बना, तो सबसे पहले ताजमहल उसको बनाने वाले के दिमाग में बना था। आज जो अपनी ये एकेडमी खड़ी है, ये 1 साल पहले मेरे दिमाग में बनी थी, तब उसका ये पूर्ण रूप आ पा रहा है। और अगर मैं ये 10 महीने या 12 महीने जो मैंने बिना पैसों के गुजारा है, मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूं, क्योंकि ये भी आप लोगों के सहयोग से एक अचीवमेंट है। इन 12 महीनों तक अगर मैंने पैसे देखे होते, या आज भी मैं पैसों के पीछे भाग रहा होता, तो क्या मेरा जो एम आपको सबसे कम और सबसे कम पैसों में सबसे अच्छी शिक्षा देने का जो मेरा एम है, जो लोग यहां पर नहीं है उन तक शिक्षा पहुंचाने का एम है, तो क्या मैं पूरा कर पाता? अगर मैं अपने निजी स्वार्थों को देखूं, यार मैं सुबह से उठाऊं, मैंने खाना नहीं खाया है, या अभी मैंने भाई अपने घर वालों से बात नहीं की है, या दोस्तों से बात नहीं की है, मैं अगर इस चीज को अपने मन में रखूं, तो क्या ये सब चीजें पॉसिबल है? नहीं है। तो आप लोग क्यों करते हो फिर? अगर ऐसा करो तो डिमोटिवेशन आ जाए तो मुझे बता देना कभी, आप त्याग करके देखो। चलो अभी स्पीच लंबी हो गई है, लास्ट में एक ही बात कहेंगे, हर सफलता की एक कीमत होती है, और जिसके अंदर वो कीमत चुकाने की हिम्मत है वही सफल हो सकता है। अब वो सफलता की कीमत आपकी ये हो सकती है कि आपको जिससे बात करनी है आप उससे बात ना करो, आपकी घर से दूरी भी हो सकती है, ठीक है, आप अपनी ख्वाहिशों को मारो, आप खुद के लिए कपड़े मत खरीदो, खुद कहीं किसी की शादी में नहीं जाओ, अपने दोस्तों की शादी, अपने सगे संबंधी शादी को छोड़ो। जब आप ये त्याग करोगे तो सफलता तो सुनिश्चित है ही है। और ये नहीं कहता केवल अधिकारी बनने की बात कर रहा हूं, आप जिंदगी में त्याग करना सीख लो, आप कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। ठीक है, इसी बात के साथ में जय हिंद।